तो लास्ट लेक्चर में जो हम लोग यहाँ तक किए थे मॉडल सेट सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 13 तक, जिसमें बहुत कुछ बता दिए थे। इन सब के आधार पे कुछ भी पूछा जा सकता है। नोट कर लोगे सबको, थोड़ा रट भी लोगे, कोई भी आ जाए एग्जाम में। अब आगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ये भी इम्पॉर्टेंट है। 14 नंबर क्वेश्चन नंबर 14। देखो, इसके लिए क्वेश्चन हम नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो है यूनिट नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर वाला जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, पढ़े तो नहीं अभी तक, पढ़ेंगे, उससे है। क्या है, और इससे जो क्वेश्चन आएगा वही बता रहे हैं, यही आएगा जो दिया हुआ है। इसी में से जो अलग अलग टाइप का हम बताएंगे, उससे बाहर का नहीं आएगा। देखो, कुछ गैस के नियम दिए गए हैं, गैस लॉज, गैस के कुछ नियम, और यह नियम किसके किसके बीच के रिलेशन को बतलाता है, बस उतना याद रख लेना। एक है बॉयल्स लॉ, फिर है चार्ल्स लॉ, फिर है गे-लुसैक लॉ, फिर है आवोगैड्रो लॉ, फिर है आइडियल गैस लॉ, फिर है डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ। इसी में से कोई एक एग्जाम में आएगा। बॉयल्स लॉ याद रखोगे, प्रेशर वॉल्यूम के बीच के रिलेशन को बतलाता है। और क्या बतलाता है ये भी हम लिख दे रहे हैं, इसको नोट कर लोगे कि प्रेशर इज इन्वर्सली वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। रिलेशन भी लिख लोगे, हो सकता है कैसे ना पूछ करके दे दे कि बॉयल्स लॉ के अनुसार कौन सही है, तो याद रखोगे वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। चार्ल्स लॉ कहता है ये जो है वॉल्यूम टेम्परेचर के बीच के रिलेशन को बतलाता है, और इसके अनुसार वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यहाँ प्रेशर और नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से यही क्वेश्चन आएगा। चलो इतना भी हम बता दिए कि इस चैप्टर से यही जो 5-6 अभी लॉ लिखे हैं, इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा। तो चैप्टर तुम नहीं भी पढ़े हो, अभी हम जितना बता रहे हैं इतना कर लो तो क्वेश्चन बन जाएगा, इसका छूटने का सवाल ही नहीं है। गे-लुसैक लॉ प्रेशर टेम्परेचर के बीच के रिलेशन को बतलाता है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यहाँ वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट होंगे। आवोगैड्रो लॉ बोलता है वॉल्यूम प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स, या ऐसे कर दो कि ये बतलाता है वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स। और इसका कहना है कोई रिलेशन नहीं है, ये कहता है क्या कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिफरेंट गैसेस ऑक्यूपाई द सेम वॉल्यूम, कि यदि टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट रख दिया जाए तो अलग अलग गैसों का यदि नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो उनका वॉल्यूम भी क्या होगा, सेम होगा। जैसे 2 मोल ऑक्सीजन गैस, 2 मोल नाइट्रोजन गैस, दोनों के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर रखा गया है, तो यह 2 मोल ऑक्सीजन गैस का जो वॉल्यूम होगा वह बराबर होगा 2 मोल नाइट्रोजन गैस का, नंबर ऑफ मोल सेम है। तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे अलग अलग गैसों के नंबर ऑफ मोल यदि बराबर है तो वॉल्यूम भी क्या होगा, उसका बराबर होगा। ठीक है, इतना याद रख लेना। आइडियल गैस लॉ जो है ये प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल सबके बीच रिलेशन बतलाता है, और फॉर्मूला है PV इक्वल टू nRT। इसे याद रख लेना, आइडियल गैस लॉ कहते हैं इसको। और लास्ट में डाल्टन्स लॉ है। डाल्टन्स लॉ कहता है कि किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन का, X मोल फ्रैक्शन, P गैस का पार्शियल प्रेशर। तो इतना में से ही एग्जाम में कोई आएगा, 100% आएगा। अभी जो क्वेश्चन पूछा उसमें ये पूछा था कि चार्ल्स लॉ किसके बीच के रिलेशन को देता है 14 नंबर में। पहला है प्रेशर वॉल्यूम, दूसरा है वॉल्यूम टेम्परेचर, तीसरा है प्रेशर टेम्परेचर, चौथा है वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स। देखो चारों बात तो दे ही दिया है। सबसे पहले दिया प्रेशर वॉल्यूम, तो प्रेशर वॉल्यूम वो बॉयल्स लॉ था। फिर दिया वॉल्यूम टेम्परेचर, वो चार्ल्स लॉ है। फिर दिया है प्रेशर टेम्परेचर, गे-लुसैक लॉ। वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल, आवोगैड्रो लॉ। उसके अलावा 2 और बता दिए, आइडियल गैस लॉ, डाल्टन्स लॉ।
ठीक है, कोई भी आ सकता है इतना में से। तो अभी के अनुसार तो आंसर उसका चार्ल्स लॉ हो जाएगा, मतलब कि बी नंबर हो जाएगा, वॉल्यूम टेम्परेचर के बीच का रिलेशन। ये भी जरूर याद रखना। ऐसे ही पूछ सकता है कि अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल T, P प्रोपोर्शनल V, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल V, ऐसे करके भी पूछ सकता है एग्जाम में। तो बस इतना कर लो ना, चैप्टर कंप्लीट हो गया, इतना जान लो। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा इन्हीं टॉपिक से कोई एक आएगा, फिक्स है। तो अब आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसको नोट कर लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है, विच इज़ द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला एलिमेंट कौन है। देखो दो बात यहाँ से है, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, और इसी में दूसरा बात होगा मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। यूनिवर्स मतलब कि धरती के नीचे नहीं, धरती के ऊपर जितना चीज़ है यूनिवर्स, और अर्थ क्रस्ट मतलब धरती के नीचे। तो यूनिवर्स में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला एलिमेंट है हाइड्रोजन, और जमीन के नीचे सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला एलिमेंट है ऑक्सीजन। तो एग्जाम में यदि क्वेश्चन आएगा तो इतना जरूर गौर करना कि यह जो पूछा है वो मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स पूछा है कि अर्थ क्रस्ट पूछा है, क्योंकि दोनों का आंसर अलग अलग है। यूनिवर्स की बात करेगा तो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला एलिमेंट कौन है, हाइड्रोजन, और अर्थ क्रस्ट की बात करेगा तो वहाँ सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला एलिमेंट कौन है, ऑक्सीजन। ठीक है, इसको ध्यान में रखोगे। कह सकते हैं या एस ब्लॉक हाइड्रोजन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, वही मेटल में पूछता तो फिर हम आयरन कहते, एल्यूमिनियम या आयरन दोनों में से कोई एक है शायद, देख लोगे। नेक्स्ट है 16 नंबर में कि सीन गैस किसे कहते हैं, हाइड्रोजन वाले चैप्टर से है। देखो सीन गैस के ही कई नाम हैं, इसी को हम सिंथेटिक गैस कहते हैं, इसी को हम वाटर गैस भी कहते हैं। अभी सीन गैस पूछा है, कोई भी आ सकता है। किसे कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिक्सचर को। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिक्सचर को हम लोग कहते हैं सिंथेटिक गैस, सीन गैस, या फिर क्या कहेंगे, वाटर गैस। तो अभी के अनुसार इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। बी इज द करेक्ट आंसर। 17 नंबर बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, देखो क्या उसमें छुपा हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर 17 में हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स are present in CuSO4 5H2O पेंटाहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। ऑप्शंस दिए हुए हैं 1, 2 या बी नंबर में 5 दिया हुआ है, सी में 2, डी में 4। दम है इस क्वेश्चन में, बस इतना जान लो, आसान क्वेश्चन नहीं है। तुरंत गलती करने का जो चांसेस इसमें है वो क्या है, लोग देखेंगे वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ देखेंगे H2O, वाटर कहते हैं इसको,
5 मोल है, तुरंत टिक कर देगा लोग 5 और हो जाएगा गलत, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल नहीं पूछा है भाई, हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल पूछा है। क्या पूछा है? हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल की जो 5 H2O उसमें दिख रहा है, उसमें से कितना H2O मॉलिक्यूल है जो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है इस कंपाउंड में। हाइड्रोजन बॉन्डेड H2O मॉलिक्यूल की बात करिए इसने, उसके लिए तो फिर जाहिर सी बात है तुम्हें इसका स्ट्रक्चर जाना होगा। 100% इसका स्ट्रक्चर जाने बगैर तो होगा ही नहीं, नेवर पॉसिबल ही नहीं। तो देखो कैसे होता है। ये जो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड है या एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है जिसमें कॉपर के पास 2+ और इसके साथ वाटर के 4 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ते हैं। थोड़ा सा पढ़े होगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में, लिगैंड, सेंट्रल मेटल आयन। नहीं पढ़े हो तो क्लास 12th में हम पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन आ जाता डायरेक्ट, तुम लोग नहीं बना पाते, और इससे सिमिलर कोई क्वेश्चन नहीं है। आया तो यही बना दोगे, नहीं तो फिर दूसरा आ गया तो फिर छूट जाएगा, नहीं बन पाएगा। उसके लिए स्ट्रक्चर जानना होगा जो तुम लोग जानते ही नहीं हो। तो या जो CuSO4 5H2O है, इसमें से 4 H2O, देखो H2O को ही ऐसा लिखे हैं, H2O ऑक्सीजन को सामने लिखे हैं क्योंकि ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है कॉपर से। इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ऐसे लगेगा हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है कॉपर से। हाइड्रोजन नहीं, कौन बनाता है? कौन बनाता है? ऑक्सीजन। तो हम H2O लिखेंगे, ऐसे पढ़ेंगे H2O ही, वो H2 लिखा हुआ है इधर देखो, ठीक है। तो 5 में से 4 H2O के मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ते हैं Cu2+ आयन से, और यही 2+ को हम यहाँ दिखा सकते हैं ऐसा। अब एक सल्फेट बचा और एक H2O, टोटल H2O कितना था? 5। सल्फेट एक, उसमें से अब एक H2O और एक सल्फेट बच रहा है। तो उसके लिए देखो ये जो सल्फेट आयन है SO4, हम जानते हैं इस पर 2 होता है ऐसे, S डबल बॉन्ड O। याद करो केमिकल बॉन्डिंग में इसके बारे में बताए थे कि 4 ऑक्सीजन और 2 माइनस है, मतलब 2 पे एकक माइनस ऐसा। ये जो बिना माइनस वाले ऑक्सीजन है ये डबल बॉन्ड बनाते हैं और माइनस वाले सिंगल बनाते हैं। तो 2 माइनस है तो 2 सिंगल और बाकी 2 डबल ऐसे। तो ओवरऑल इनमें 2 माइनस है, तो ये 2 + 2 तो बैलेंस हो गया। एक H2O मॉलिक्यूल यहाँ बच रहा है, तो वह जो H2O का मॉलिक्यूल है वो ऐसे होगा। अब इसमें से क्या करेगा, यहाँ हम लोग जानते हैं O ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो -H पे प्लस, O पे -H पे प्लस, यहाँ भी O पे -H पे प्लस। तो H + O- से इंटरैक्ट करके हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, फिर H + O- से इंटरैक्शन होगा, यहाँ भी होगा। और ये जो डॉटेड से दिखा रहे हैं दीज आर हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का क्या कंडीशन था जी, कि हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन का बॉन्ड है, और उस हाइड्रोजन का बॉन्ड है जो पहले से जुड़ा हुआ रहेगा ऑक्सीजन नाइट्रोजन चाहे फ्लोरीन से, और बाद में भी जुड़ेगा ऑक्सीजन नाइट्रोजन चाहे फ्लोरीन से। तो ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है। तो 5 H2O का मॉलिक्यूल भले था, लेकिन स्ट्रक्चर जानने के बाद हमें समझ में आया कि 5 में से 4 H2O मॉलिक्यूल तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े हैं, कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। और केवल एक H2O का मॉलिक्यूल है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। केवल एक H2O का मॉलिक्यूल है जो कौन बॉन्ड बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एग्जाम में यही आया तो कर देना टिक। इसके अलावा दूसरा आ जाएगा तो भाई सेफ जानना होगा उसका स्ट्रक्चर, जो डेफिनेटली नहीं जान पाओगे तो फिर छूट जाएगा। अंदाज से टिक कर देना, सही हो गया तो हो गया, नहीं तो क्या। चलो नेक्स्ट, अब आगे बढ़ें इसमें। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। Which of the following कार्बोकेटायन इज मोस्ट स्टेबल? निम्नलिखित में से कौन कार्बोकेटायन सबसे अधिक स्टेबल है? ऑप्शंस हैं CH3 का होल 3 CCH2+, बी में है
CH3 का होल 3 C प्लस, C में है CH3 CH2 CH2 प्लस, D में है CH3 CH प्लस, किनारे दिया हुआ है एक्चुअली कार्बन पे है सब में प्लस, ये बॉन्ड नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, हम दे रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बॉन्ड रहे चाहे नहीं रहे, आएगा क्वेश्चन, यही नहीं आएगा लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। देखो ध्यान से समझना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं लेकिन नॉमेनक्लेचर तक ही अटके हुए हैं। ये मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस का है, अलग चैप्टर है ऑर्गेनिक का, वहाँ तक पहुँचे नहीं हम लोग, लेकिन है आसान सा चीज़, अभी हम बता रहे हैं, समझ जाना इस टॉपिक को, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 3 चीज़ें हैं, कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल, 3 चीज़ें एग्जाम में कोई भी आ सकता है तीनों में, मॉडल सेट में कार्बोकेटायन दिया हो सकता है, एग्जाम में दोनों में से कोई पूछ दे। ये तीनों है क्या, तो ये तीनों को हम कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। क्या कहते हैं इनको? रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। नाम से पता चल रहा होगा कि किसी भी रिएक्शन के दरमियान बीच वाला चीज़, किसी भी रिएक्शन के दरमियान बीच वाला चीज़, बीच में बनने वाला चीज़। तो यदि कोई रिएक्शन हो रहा है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है, तो उस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो बनेगा वह कहलाता है रिएक्शन इंटरमीडिएट। कई तरह के हैं लेकिन हम लोगों का सिलेबस में भी 11th में जो ये 3 है, कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल। नाम से पता चल रहा है कार्बोकेटायन मतलब कार्बन पे प्लस, कार्बेनायन माने कार्बन पे माइनस, फ्री रेडिकल मतलब कुछ नहीं होगा, ना प्लस ना माइनस, बल्कि उसके बदले में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। और ये जरूरी नहीं है कार्बन पे हो, हाइड्रोजन पे भी अनपेयर हो सकता है, क्लोरीन पे भी हो सकता है, कुछ भी, लेकिन एग्जाम में देगा तो कार्बन से ही रिलेटेड देगा। इन तीनों के स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी से ही क्वेश्चन आएगा, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम बताते हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं बताएंगे क्योंकि एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आएगा, उसके लिए जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहीं, अभी केवल ऑर्डर हम बता रहे हैं, उसको रटोगे। कार्बोकेटायन का जो ऑर्डर है 0 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल 1 डिग्री, उससे ज़्यादा स्टेबल 2 डिग्री, उससे ज़्यादा स्टेबल 3 डिग्री। डिग्री क्या है बताएंगे। कार्बेनायन में उल्टा है, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, सबसे कम 0 डिग्री, सॉरी वहाँ एक ही बात हो गया ही, 0 डिग्री इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। और फ्री रेडिकल जो है कार्बोकेटायन को फॉलो करता है, 0 डिग्री से ज़्यादा 1 डिग्री, उससे ज़्यादा 2 डिग्री, उससे ज़्यादा 3 डिग्री। ये डिग्री क्या है? कार्बन, इसका डिग्री लिखना है, तो यदि इस कार्बन के अगल बगल में कोई कार्बन नहीं है, मान लो तीनों तरफ हाइड्रोजन है, तो ये कहलाएगा 0 डिग्री। यदि कोई कार्बन है, इसके बगल में एक कार्बन है, बाकी इधर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी माने कार्बन नहीं होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन रहे, बगल में एक है, तो ये कहलाएगा 1 डिग्री। उसी प्रकार से यदि इस कार्बन के बगल में 2-2 कार्बन है, 2-2, तो कहलाएगा 2 डिग्री, और यदि इस कार्बन के बगल में 3-3 कार्बन है तो कहलाएगा 3 डिग्री। क्या कहलाएगा? 3 डिग्री। तो यदि 0 डिग्री कार्बन पे प्लस हो तो 0 डिग्री कार्बोकेटायन, या फिर 0 डिग्री कार्बेनायन यदि माइनस हो। 1 डिग्री कार्बन पे प्लस हो तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन, और माइनस हो तो 1 डिग्री कार्बेनायन, कुछ नहीं हो तो 1 डिग्री फ्री रेडिकल। उसी प्रकार से 2 डिग्री कार्बन पे प्लस हो तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन, माइनस हो 2 डिग्री कार्बेनायन, एक इलेक्ट्रॉन हो 2 डिग्री फ्री रेडिकल। और ये 3 डिग्री कार्बन पे प्लस हो तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन, 3 डिग्री कार्बेनायन, माइनस हो तो, और कुछ नहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 3 डिग्री फ्री रेडिकल। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब इस ऑर्डर को तुम रट लो, इससे तुम रट लो। कार्बोकेटायन फ्री रेडिकल का एक जैसा है, कार्बेनायन का उल्टा है, इतना खाली याद रख लेना। यहाँ कार्बोकेटायन है, एग्जाम में क्या आएगा नहीं पता हमें। जिस कार्बन पे प्लस है खाली उसको देखना, इस कार्बन पे प्लस है, तो आसान तरीका है देखने का। इस कार्बन पे प्लस है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन है। हम जानते हैं कि कार्बन का बॉन्ड बनता है 4, लेकिन यदि कार्बन पे एक प्लस है, इसका मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये वाला कार्बन बॉन्ड बनाएगा 3। प्लस वाला कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा? 3। इतना खाली याद रखना। 3 में से देख रहे हो 2 बॉन्ड हाइड्रोजन से बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है इसका एक ही बॉन्ड इधर कार्बन से बना है,
तो एक ही बॉन्ड कार्बन से बना है तो 1 डिग्री हो गया ना, ये 1 डिग्री हो गया। इस कार्बन का देखो कोई हाइड्रोजन इसके साथ है नहीं है, कोई हाइड्रोजन है नहीं है, इसका मतलब 3 का तीनों बॉन्ड किससे है, कार्बन से। CH3 का होल 3 का मतलब ये हुआ कि कार्बन पे प्लस और इसके अगल बगल 3 CH3, ऐसे ऐसे हो गया, 1 2 3 कार्बन तो 3 डिग्री, मतलब ये 3 डिग्री। फिर इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, 3 बॉन्ड होना चाहिए क्योंकि प्लस था, तो 2 हाइड्रोजन है तो फिर एक ही कार्बन होगा तो 1 डिग्री। इसमें अगल बगल 2 कार्बन तो दिख ही रहा है तुमको, 1 हाइड्रोजन है ना जी, तो बाकी 2 ही कार्बन बचा ना, तो 2 डिग्री। अब हम क्या लिखें कि कार्बोकेटायन का ऑर्डर में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, 3 डिग्री। कौन है इसमें से 3 डिग्री, बी नंबर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। यही क्वेश्चन में यदि माइनस दे देता, इसी में यदि माइनस दे देता ऐसे, और अब पूछता कि कौन सबसे ज़्यादा, तो कार्बेनायन में तो उल्टा है, इसमें 0 डिग्री सबसे ज़्यादा, फिर 1 डिग्री, तो 0 डिग्री तो कहीं ही नहीं, 1 डिग्री सबसे ज़्यादा। आप बोलोगे 1 डिग्री दो जगह है, ए में भी 1 डिग्री है, सी में भी 1 डिग्री है। तो इस केस में याद रखना कि जिसमें ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा हुआ रहेगा, सिंपल सा रहेगा, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तरीका ही नहीं है, तरीका चैप्टर में बताया जाएगा, अभी ऐसे याद रखना। तो कहानी उलट जाता, फ्री रेडिकल आता तो फिर कार्बोकेटायन वाला ही बात होता। चैप्टर नहीं पढ़े हैं, लेकिन आई होप कि जितना बात हम बोले ध्यान से यदि सुने होगे, समझने का प्रयास किए होगे, तो ये टॉपिक भी हो गया होगा, नहीं होने का बात नहीं है। ठीक है, तो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट से क्वेश्चन एग्जाम में होगा। हो सकता है कि यह कार्बोकेटायन कार्बेनायन ना पूछे तो एक टॉपिक और इससे बनता है, अभी तक के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा उस टॉपिक को भी हम डील कर ही देते हैं कि यदि इससे ना पूछे तो एक टॉपिक और इसमें बन सकता है, और पूछेगा उसमें न्यूक्लियोफाइल्स और इलेक्ट्रोफाइल्स क्या है ये चीज़ें, वो नहीं पूछेगा, वो चैप्टर में हम पढ़ेंगे, अभी बताएंगे भी नहीं, हम बस पहचानने बताएंगे। याद रखना कि इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज होगा, न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज होगा। ऐसा रहा तब तो बड़ा आसान है, नहीं चार्ज रहा तो याद रखना इसमें लोन पेयर होगा, और इसमें याद रखना इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा, या फिर डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा, किसके बीच, 2 डिफरेंट एटम्स। एग्जाम्पल देते हैं, समझ में आ जाएगा। यहाँ डायरेक्ट माइनस चार्ज है तब तो दिक्कत ही नहीं है, H माइनस OH माइनस Cn माइनस NO2 माइनस, सब पे माइनस है, सब न्यूक्लियोफाइल है। लोन पेयर रहेगा, माइनस नहीं होगा, जैसे H2O में हम जानते हैं ऑप्शन पे 2 लोन पेयर, NH3 में जानते हैं नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर। ठीक है, तो ये सबके सब न्यूक्लियोफाइल हुए, या तो माइनस या तो लोन पेयर, ये देख लेना। तो न्यूक्लियोफाइल कहेंगे किसको, तो जिस पर नेगेटिव चार्ज हो, और खुद पे नेगेटिव चार्ज है तो किसके तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। खुद पे नेगेटिव है लेकिन अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव की तरफ। इलेक्ट्रोफाइल पे प्लस चार्ज है, अरे इलेक्ट्रो माने इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब होता है उसके प्रति लगाव, तो इलेक्ट्रोफाइल माने इलेक्ट्रॉन के प्रति लगाव। तो कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉन को क्यों लेना चाहेगा, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन कम होगा, और इलेक्ट्रॉन कम होगा तो कैसा चार्ज होगा, प्लस होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल पे कौन चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज वाला जैसे H प्लस NO प्लस CH3 प्लस NO2 प्लस CH3CO प्लस, डायरेक्ट प्लस है तो इलेक्ट्रोफाइल है, Cl प्लस, या फिर इनकम्प्लीट ऑक्टेट भी हो सकता है, जैसे BCl2 में इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, BF3 में इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, या अलग अलग एटम के बीच डबल ट्रिपल बॉन्ड होगा, जैसे CO2 कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड होता है, CO कार्बन ऑक्सीजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, SO3 सल्फर ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड होता है, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। तो उस चैप्टर से कार्बोकेटायन कार्बेनायन वाला बात यदि पूछा तो ठीक, और नहीं पूछा तो इस टॉपिक को तुम लोग कर लो, एकदम कर लो। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल वाला बात को कर लो, एग्जाम में पूछ देगा, एकदम पूछ देगा, 100% पूछेगा। ठीक है, तो इसको कर लोगे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
दोनों में से कार्बोकेटायन कार्बेनायन वाला बात पूछ दे चाहे इसको पूछ दे, इतना किए रहोगे हो जाएगा। एक है क्वेश्चन नंबर 19, द बेस्ट एंड लेटेस्ट टेक्निक फॉर आइसोलेशन प्योरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज। ये भी ऑर्गेनिक का ही है, उसमें एक चैप्टर हम लोग को पढ़ाना है ना, प्योरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसमें से क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी, सब अलग अलग तरीका है ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्योरीफाई करने का, लेकिन जो सबसे बेस्ट और लेटेस्ट है वो क्रोमेटोग्राफी है। होता क्या है अभी नहीं जानो, चैप्टर पढ़ते समय जानेंगे, फिलहाल याद रखो सेम क्वेश्चन यदि आया तो हम इसमें क्रोमेटोग्राफी करेंगे। क्रोमेटोग्राफी इज द बेस्ट एंड लेटेस्ट टेक्निक फॉर आइसोलेशन प्योरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 20 देखो, हम इसमें से डायरेक्ट बता देते हैं ना, 3-4 चीज़ है, लाइम स्टोन, क्विक लाइम, फिर है लाइम वाटर, एस ब्लॉक एलिमेंट का है, इम्पॉर्टेंट है, ये तो 10th में भी पढ़े होंगे। फिर है मिल्क ऑफ लाइम, मिल्क ऑफ लाइम, फिर स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम। इसके अतिरिक्त फिर जानते हो प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, फिर जिप्सम भी सुने होंगे, जिप्सम भी सुने होंगे, इसी के जैसा इप्सम भी होता है। लाइम स्टोन कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, चूना पत्थर। क्विक लाइम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को। लाइम वाटर, मिल्क ऑफ लाइम और स्लेक्ट लाइम तीनों एक ही चीज़ है, CaOH का होल 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसको कहते हैं, CaSO4 हाफ H2O। जिप्सम किसे कहते हैं, CaSO4 2H2O। इप्सम किसे कहते हैं, कैल्शियम की जगह शायद इसमें मैग्नीशियम होता है, MgSO4 2H2। जिप्सम, इप्सम। एक और क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का एक नॉर्मल फार्मूला हम लोग CaOCl2 जानते हैं, हालांकि इसका मेन फार्मूला अलग ही होता है, CaCl2, CaOH का होल 2, CaOCl2, कैसे होता है CaOCl2 और यहाँ H2O होता है कुछ। ये सारा ब्लीचिंग पाउडर का ही कंपोजिशन है। मैंने ब्लीचिंग पाउडर में कैल्शियम क्लोराइड भी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट भी है, ऐसा करके होता है। वो H2O वहाँ 2 या कितना मोल है एक बार देख लोगे, कोई भी आ जाए। अभी जो क्वेश्चन इसमें पूछा था वो पूछा था कि कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या कहेंगे, तो फिलहाल तो लाइमस्टोन D नंबर हो जाएगा। हो सकता है इसमें से कुछ भी एग्जाम में आ जाए तो नोट कर लो, इसको कर लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने किया, यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे और आगे के क्वेश्चंस को करेंगे।